हेलो दोस्तों, मैं दिवाकर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन पर। तो जैसे कि मैंने पिछले सेट में एक क्वेश्चन दिया था आपके लिए कि इसमें कौन सा सही होगा। क्वेश्चन था, पौधों में जड़ों से पत्तियों तक पानी पहुंचता है किसके माध्यम से, ये आपको बताना था। तो उसमें ऑप्शन दिया था, नंबर 1 फ्लोएम द्वारा, नंबर 2 जाइलम द्वारा, नंबर 3 मूल रोमों द्वारा या फिर वाहिनी द्वारा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जाइलम द्वारा। इट इज अ राइट आंसर, जाइलम। बहुत से लोगों ने इसका सही जवाब दिया था। चलते हैं हम अपने आज के सेट से। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगला सेट है हमारा प्रैक्टिस सेट 3। देखते हैं। और क्वेश्चन एक क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सी गैस को ताजा तेल के नमूने के लंबे समय तक परीक्षण यानी भंडारण के लिए उपयोग किया जा सकता है, ये आपको बताना है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन क्या दिए हैं। पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम, और अगला है हीलियम या फिर नाइट्रोजन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग जरा बताइए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या, हीलियम या नाइट्रोजन, हीलियम या फिर नाइट्रोजन। डी इज अ राइट आंसर। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड में किसका वियोजित रूप है। मतलब किसका वियोजित, जिससे फेरिक ऑक्साइड भी निकला है, सल्फर डाइऑक्साइड निकला है या सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ऑप्शन है फेरस सल्फेट, फेरिक क्लोराइड, हेमेटाइट या फेरिक ऑक्साइड। तो एक ये फेरस सल्फेट क्या हो जाएगा, FeSO4। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन के इज ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। और अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही बढ़िया है। प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका आधिक्य होता है। क्या बोला, प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका आधिक्य होता है। तो आगे दिया है आपको ऑप्शन, नंबर 1 H+ आयनों का, OH- आयनों का, Cl आयनों का या फिर सोडियम प्लस आयनों का। तो आप जरा बताइए इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, H+ आयनों का। ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है हमारा, एक विलियन में एक विलियन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1 × 10⁻12 मोल प्रति लीटर है। इसका इस विलयन का पीएच मान होगा। तो आपको बताना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत आते रहते हैं। मैंने प्रैक्टिस सेट 2 और प्रैक्टिस सेट 1 दोनों में ऐसे क्वेश्चन करवाया है। उसमें पीएच मान दिया हुआ था और इसमें OH आयन का सांद्रण दिया हुआ है। और इसमें आपसे पूछ रहा है पीएच क्या है। देखिए आपको मैंने सोल्यूशन दिया है आपको हाइड्रोक्साइड आयन। तो OH- आयन कितना दिया, 1 × 10⁻12 मोल प्रति लीटर। जैसा कि हम लोग जानते हैं फार्मूला क्या होता है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लाग OH माइनस। अब पीएच OH माइनस का तो हमको पता ही है मान कितना है, 10⁻12। तो पीएच जो है वो कितना हो जाएगा, पीएच इज इक्वल टू 12। चलो चलते हैं अपने अगले सवाल। अगला सवाल है, जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है। जस्ता जस्ता बोले तो जिंक, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोले तो HCl से जब क्रिया करेगी तो कौन सी गैस निष्कासित करेगी। जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया जब करती है तो जिंक क्लोराइड बना देती है और बचेगा क्या, हाइड्रोजन। क्या बच जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज द राइट आंसर। हाइड्रोजन इज द राइट आंसर, सी। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती कौन सी धातु। तो आपको बताना है कौन सी धातु ठंडे जल के साथ। ऑप्शन है तांबा, सोना, पोटेशियम या फिर एल्युमिनियम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या, पोटेशियम। पोटेशियम इज द राइट आंसर। और जब जल मिलाएंगे क्या, H2 मिलाएंगे के में, तो के और OH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बच जाएगा। बचेगा क्या, हाइड्रोजन गैस। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 और बहुत ही लाजवाब है। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।
ठीक है, चलते हैं, देखते हैं। जैसे है कि चमड़े के शोधन में किसका उपयोग किया जाता है? चमड़े के शोधन में किसका उपयोग किया जाता है? नंबर 1 टेनिन, रेजिन, गोंद या फिर रबर। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। क्या हो जाएगा? टेनिन। क्या हो जाएगा? टेनिन। टेनिन के टेनिन से ही चमड़े का शोधन किया जाता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेफड़ों का मूल सामर्थ्य, फेफड़े का जो मूल सामर्थ्य है वो पूछा आपसे, कितना होता है? क्या बोला? अंतः श्वसन सामर्थ्य, अंतः श्वसन सामर्थ्य प्लस कार्यात्मक अवशेष वायु का आयतन। बी ऑप्शन है हमारा अंतः श्वसन सामर्थ्य प्रवाही वायु। तीसरा है अंतः श्वसन सामर्थ्य सजीव सामर्थ्य, मृत स्थान वायु, अवशेष वायु। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। क्या हो जाएगा? ए। ए इज द राइट आंसर, ए। इसमें क्या होता है? अंतः श्वसन सामर्थ्य प्लस कार्यात्मक अवशेष वायु का जो आयतन है, इनका जो संयुक्त आयतन होता है वो 6000 मिली होता है। देखते हैं, चलते अपने अगले सवाल पे। और अगला सवाल है हमारा, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया काहे से संपन्न होती है? जैसे कि आपको दिया है, नंबर 1 कोशिका द्रव्य में, नंबर 2 राइबोसोम्स में, तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया में, या फिर अंतः प्रद्रव्यीय जालिका में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कोशिका द्रव्य में। क्या हो जाएगा? कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य इज अ राइट आंसर, ए। चलते अपने अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत होता है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत कौन होता है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, या फिर ग्लूकोज, या फिर एटीपी। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, आप जरा बताइए सोच के इसका क्या ऑप्शन हो सकता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या? जल। क्या हो जाएगा? जल। बी इज द राइट आंसर। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रास नली द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान उपास्थ्य में रचना कहलाती है। जो ग्रास नली द्वार पर एक लटकी हुई पत्ती के समान उपास्थ्य में रचना होती है वो क्या कहलाती है? ये आपसे पूछ रहा है। आपसे पहला ऑप्शन दिया है उसने एम्पी फेरिक्स, अगला है घाटी ढापन, अगला है एल्वियोलाई, फिर श्लेष्मा आवरण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? घाटी ढापन। घाटी ढापन इज अ राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शायद ही आप बता पाए। रुधिर की उत्पत्ति होती है, रुधिर की उत्पत्ति होती है कहाँ होती है? नंबर 1 भ्रूण के बाह्यजन स्तर से, भ्रूण के मध्यजन स्तर से, भ्रूण के अंतःजन स्तर से, या फिर भ्रूण के तीनों जन स्तर रुधिर की उत्पत्ति में योगदान देते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। बी इज द राइट आंसर। तो इसका बी, भ्रूण के मध्यजन स्तर से। चलते हैं अपने अगले सवाल। स्वस्थ मनुष्य में हृदय के कपाट एक दिन में लगभग कितनी बार खुलते व बंद होते हैं? कितनी बार खुलते हैं और कितनी बार बंद होते हैं एक दिन में, ये आपको बताना है। इसका ऑप्शन है 50,000 बार, 75,000 बार, 25,000 बार, या 1,00,000 बार। ठीक है, बताइए आप इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? कमेंट करके बताइए। क्या है? 50,000 बार, या 75,000, या 25,000, या 1,00,000? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1,00,000 बार। क्या हो जाएगा? 1,00,000 बार। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से रुधिर है। रुधिर क्या है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी लोग जानते हैं। क्या होता है? उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, या पेशी ऊतक, या फिर कंकाली ऊतक? ये तो लगभग सभी को मालूम है। क्या होता है? संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? शून्य, अनंत, 25 सेंटीमीटर, या फिर -25 सेंटीमीटर? हिसाब से बताना थोड़ा ध्यान करके। हाँ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत, बी। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, उत्तल दर्पण के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में पहली बात तो मैंने पिछले सेट में करवाया था, आपको बताया था कि कितनी स्थितियां होती हैं, क्या क्या होता है। तो आप अगर उसको नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए। देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा।
उत्तल दर्पण के अगर सामने वस्तु रखी है तो क्या उसका जो प्रतिबिंब है क्या हमेशा वस्तु की स्थिति पर बनेगा, या दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति की दोगुनी दूरी पर बनेगा, या दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति से आधी दूरी पर बनेगा, या दर्पण के पीछे बनेगा। तो आप सभी जानते हैं कि उत्तल दर्पण के सामने हमेशा दर्पण के पीछे, कैसा, दर्पण के पीछे ही प्रतिबिंब बनता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, डी। डी इज द राइट आंसर, डी फॉर दिवाकर। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी होगी, इसकी फोकस दूरी होगी। तो आप लोग जरा बताइए इसका सवाल क्या हो जाएगा आंसर। देखिए सभी लोग जानते हैं कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, यह बराबर आर बटे दो। यह बोले तो फोकस दूरी और आर बोले तो वक्रता त्रिज्या। तो यह पूछ रहा है आर बटे दो यानी 20/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। कितना आएगा, 10। तो लेकिन ये नहीं 10 मार देंगे, है कि ना। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा माइनस में होती है, काहे में, माइनस में होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। जल्दी आना नहीं है, प्यार से बताना है, -10 सेंटीमीटर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला सवाल है हमारा, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक होता है। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक होता है, ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, एम्पियर सेकेंड किसका होगा, करेक्ट ऑप्शन आप जरा बताइए। क्या है, विद्युत ऊर्जा का, या विद्युत वाहक बल का, या विद्युत धारा का, या आवेश का। इसके पहले वाले जो मैंने सेट करवाया था उसमें बहुत से मात्रक मैंने बताए थे। अगर आप उसको नहीं देखें तो पहले उसको आप देख लीजिए। लिंक जो है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड, एम्पियर को क्या बोलते हैं, आई, और सेकेंड बोले तो टी, यानी क्यू बराबर आई टी। तो क्या होता है, आवेश होता है Q बराबर आई टी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, सी, Q बराबर आई टी। चलते हैं अपने अगले सवाल। देखिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और आपके पेपर में अधिकतर न्यूमेरिकल ही मिलते हैं। देखते हैं, बहुत ही प्यारा सा न्यूमेरिकल है। दिया है आपको, एक तार में प्रति सेकंड, कितना, प्रति सेकंड, प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड में 10 इलेक्ट्रॉनों का आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो इस तार में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा बोले तो हमसे क्या पूछ लिया, आई, आई पूछ लिया। अब आपको बताना है, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है हम सभी लोग जानते हैं, 1.6 × 10⁻⁻⁹ होता है। देखिए इसको मैंने सोल्यूशन दिया है नीचे, देख लीजिए। तो सोल्यूशन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹ ये बात हम लोगों को पता है। फिर उसमें क्वेश्चन में दिया है 10 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने में कितना समय लग रहा है, 1 सेकंड, प्रति सेकंड बोल रहा था। तो एक इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने में कितना समय लगेगा, तो आप कहेंगे 1/10 सेकंड लगेगा। और धारा का मान Q बराबर आई टी होता है, अभी मैंने बताया था आपको। तो I बराबर क्या हो जाएगा, Q/T। आई बोले तो प्रवाहित धारा, और Q का मान तो हमको पता है कि भाई आवेश को क्या बोलते हैं, Q, आवेश को क्या बोलते हैं, Q। तो 1.6 × 10⁻⁻⁹ और T अभी हमको पता है, समय को क्या बोलते हैं, T। तो T का मान क्या, 1/10। अब 10 आ जाएगा कहाँ, ऊपर। 10 जब ऊपर आ जाएगा तो 1.6 × 10⁻⁻⁹ इंटू 10। अब 10 ये तो प्लस में है तो एक घात क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो 1.6 × 10⁻⁻18। ये क्या सही जवाब हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻18। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। डी फॉर दिवाकर। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और आज का अंतिम, जीवाश्म ईंधन की हानियां हैं। जीवाश्म ईंधन की हानियां क्या क्या हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया है, ग्लोबल वार्मिंग, वायु प्रदूषण, यह अननवीकरणीय है, या फिर ये सभी। तो इसमें क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपको जरा बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या, ए सभी। ए सभी इज द राइट आंसर। हर बार की तरह आपके लिए इस बार भी ये क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा। आप लोगों को इसको कमेंट बॉक्स में इसका हमको उत्तर बताना है। जैसा कि क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है।
थैंक यू।